नमस्कार साथियों। हमने पिछले 2 अध्यायों में प्रथम अध्याय में राजस्थान एक परिचय और दूसरे अध्याय में राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन किया। समग्र राजस्थान सामान्य ज्ञान श्रृंखला के तहत आज हम तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। तीसरे अध्याय में हम आज राजस्थान में अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में अफवाह तंत्र, अफवाह है तंत्र, इसका अध्ययन करेंगे। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के फलस्वरूप विशेष ढालों का अनुसरण करते हुए नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह तंत्र कहा जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश के लिए नदियों और झीलों का विशेष महत्व है, विशेषकर तब जब भारत के कुल सतही जल का लगभग 1% जल ही राजस्थान में उपलब्ध है। भारत के कुल सतही जल का लगभग 1% जल 1.16% जो जल है वो राजस्थान में उपलब्ध है और इस सतही जल का एकमात्र आधार जो राजस्थान में है वो वर्षा है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहाँ पर चंबल नदी को छोड़कर कोई भी 12मासी नदी राजस्थान में मौजूद नहीं है। महान भारतीय जल विभाजक जो रेखा है वो अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी अक्ष, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी का उत्तरी अक्ष अलवर से शुरू होकर अलवर, सांभर, अजमेर, ब्यावर, देवगढ़, कुंभलगढ़, उदय सागर, उदयपुर, बड़ी सादड़ी व प्रतापगढ़ इन स्थानों से होते हुए महान भारतीय जल विभाजक रेखा है वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अर्थात महान भारतीय जल विभाजक जो रेखा है वो अरावली पर्वतमाला के सहारे ही गुजरती है। अरावली पर्वतमाला है वो भारतीय जल विभाजक जो है उसका काम करती है और ये भारतीय जल विभाजक का मुख्य आधार है राजस्थान में। अब हम राजस्थान में जो अफवाह तंत्र है उसको अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया जाता है? 3 भागों में। एक तो प्रथम अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, ये कुल क्षेत्रफल का 17.4% है। राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसमें अरबी अफवाह तंत्र की जो स्थिति है वो है 17.4। दूसरा है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, ये 22.4% है। और तीसरा जो अफवाह तंत्र है वो है आंतरिक अफवाह तंत्र, ये 62.2% भाग पर। इस तरह से राजस्थान के अफवाह तंत्र को इन 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जाता है। नदियों की जब हम बात करें तो राजस्थान में बनास नदी का जो अफवाह तंत्र है वो सर्वाधिक है। अब हम अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम अरब सागरीय अफवाह तंत्र। जो नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, भले ही वो डायरेक्ट रूप से नहीं गिराती हो, वो किसी दूसरी नदी में गिराती हो अपना जल और वो नदी उस जल को ले जाके अरब सागर में गिरा देती हो, तो वो अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। जो नदियां
अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, वो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। और जो नदियां अपना जल किसी सागर या खाड़ी में नहीं गिराती, वो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अब अरब सागरीय अपवाह तंत्र की जो मुख्य नदी है वो है लूणी, लूणी नदी। हम आगे अध्ययन करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नदियां राजस्थान में बहुत खूब सारी नदी नाले हैं। हर नदी का अध्ययन किया जाना संभव नहीं है, लेकिन हमें उन मुख्य मुख्य नदियों का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए जिनसे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं और जो राजस्थान के अपवाह तंत्र को समझने में मूलभूत आधार भी है। नदियों का हम अध्ययन करें तो उसमें मुख्य मुख्य बातें हमें ये देखनी चाहिए कि उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उसका प्राचीन नाम क्या है, इस नदी के उपनाम क्या क्या है, क्योंकि हम तो एक नदी का नाम याद कर लेंगे, क्वेश्चन होंगे उपनामों से भी पुटअप होते। उपनाम क्या है, इस नदी की कुल लंबाई कितनी है और राजस्थान में लंबाई कितनी है। हालांकि हर नदी की लंबाई याद नहीं हो सकती, लेकिन जो मुख्य मुख्य जो नदी है जो बेसिनों का निर्माण करती है, जिनके नाम पर अलग अलग बेसिन बने, तो उनका तो विशेष तौर से हमें लंबाई का ध्यान रखना चाहिए। तो उसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है और राजस्थान में लंबाई कितनी है। उस नदी पे कौन कौन से कस्बे बसे हुए हैं, कौन से महत्वपूर्ण स्थान उस नदी पे बना हुआ है, बसा हुआ है या कोई है। वो नदी यदि कोई जिलों की सीमा बनाती है तो किन जिलों की सीमा बनाती है। उस नदी पर महत्वपूर्ण यदि कोई बांध बना हुआ है तो वो कौन सा बांध है। इन सब बातों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इनका ध्यान रखते हुए हम इन नदियों का आगे अध्ययन करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं लूणी नदी से। लूणी नदी का जो प्राचीन जो नाम है वो लवणवती है। लवणवती इसका प्राचीन नाम। उपनाम इस नदी के खूब हैं। उपनाम लूणी नदी को साकरी कहते हैं, साकरी उपनाम है इसका, साकरी। पुष्कर की घाटी में इसे किस नाम से जाना जाता है, साकरी। पुष्कर में सागरमती, सागरमती। मरुआसा, मरु प्रदेश की यही आशा थी एकमात्र नदी, मरुआसा इसलिए कहा गया इसको। लवणाद्री, लवणाद्री। खारी मीठी नदी, खारी मीठी नदी। पहला उतरा था कि इसका पानी मीठा, उसके बाद में खारा हो जाता है, इसलिए खारी मीठी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि आधा जल खारा और आधा आगे का मीठा है। रेगिस्तान के गंगा भी इसे क्या कहा जाता है, रेगिस्तान की गंगा। ये लूणी नदी के उपनाम है। इन उपनामों से लूणी नदी को जाना जाता है सागरी, सागरमती, मरुआसा, लवणाद्री, खारी मीठी नदी और रेगिस्तान की गंगा। ये इस नदी के उपनाम हैं। महाकवि कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लेते हैं, महाकवि कालिदास ने किस नदी को अंतः सलीला कहा है। तो ये नदी है लूणी। लूणी नदी को महाकवि कालिदास ने अंतः सलीला कहा है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसका उद्गम जानते हैं कि लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। उद्गम, लूणी नदी का उद्गम है वो है अजमेर व पुष्कर के बीच, अजमेर व पुष्कर के बीच में नाग पहाड़, नाग पहाड़ व आना सागर झील है। आना सागर झील, यहां से यह नदी निकलती है। उद्गम स्थल नाग पहाड़ पर लूणी नदी को किस नाम से जाना जाता है, सागरमती। किस नाम से जाना जाता है, सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। नाग पहाड़ पर इसको, नाग पहाड़ पर।
और सरस्वती नदी एक और है, सरस्वती नदी, ये पुष्कर से निकल के आती है, पुष्कर से निकल के आती है सरस्वती नदी। ये दोनों नदी गोविंदगढ़ अजमेर में, गोविंदगढ़ अजमेर, गोविंदगढ़ अजमेर में सागरमती और सरस्वती नदी जो है वो दोनों मिल जाती हैं। सागरमती प्लस सरस्वती, सागरमती प्लस सरस्वती, ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और उसके बाद में ये लूणी नदी कहलाती है। दोनों नदियां मिलने के बाद में क्या कहलाती है? लूणी नदी कहा जाता है इसको। ये गोविंदगढ़ अजमेर में दोनों मिलती हैं। सागरमती नागपाट से निकल के आती है और सरस्वती पुष्कर की पहाड़ियों से। ये दोनों नदियां गोविंदगढ़ अजमेर के समीप मिलती हैं और उसके बाद में इन्हें लूणी नदी कहा जाता है। लूणी नदी की कुल जो लंबाई है, कुल लंबाई, एक तो की कुल लंबाई इसकी 350 किलोमीटर है। नागपाड़ से लेके कच्छ के रण में जहां ये गिरती है वहां तक इसकी कुल लंबाई तो 350 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अमूमन राजस्थान वाले पूछते हैं कि राजस्थान में लूणी नदी की लंबाई कितनी है, तो वह है 330 किलोमीटर। लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। वो जिले कौन कौन से हैं? 6 जिलों में, 6 जिलों में ये प्रवाहित होती है और वो 6 जिले हैं अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर व जालोर। इन जिलों से ये नदी प्रवाहित होती है। मतलब 4 जो जिले हैं वो जोधपुर रेंज के और 2 अजमेर रेंज के, कुल 6 जिलों से ये नदी प्रवाहित होती है। इन जिलों में 330 किलोमीटर ये नदी बहती है। उसके बाद में अपना जल है वो कच्छ के रण में उड़ेल देती है। कच्छ के रण में गिरने से पहले लूणी नदी सांचौर जालौर वाले एरिया में अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है और वहां दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे सांचौर जालौर में नेहड़ कहा जाता है। नेहड़, सांचौर, सांचौर में उस दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं। लूणी नदी को जालौर में रेल और रेला भी कहते हैं, रेल या रेला भी कहा जाता है। जालौर में लूणी नदी को, लूणी नदी का अपवा जो क्षेत्र है वो राजस्थान में गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी का अपवा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। लूणी नदी पर कुल जो कस्बे बसे हुए हैं उसमें कौन कौन से हैं? बिल्लाडा व लूणी जंक्शन, लूणी जंक्शन ये तो जोधपुर के हैं। ये दोनों जोधपुर के कस्बे लूणी नदी के तट पर बसे हुए हैं। बाड़मेर के जो कस्बे हैं उसमें है बालोतरा, तिलवाड़ा, समदड़ी, नाकोड़ा व गुड्डा मालानी, गुड्डा मालानी। बाड़मेर के ये कस्बे हैं
वो लूणी नदी के तट पर बसे हुए हैं। बालोतरा तक लूणी नदी का जो जल है बालोतरा तक है वो है मीठा। लूणी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठा है, उसके बाद में लूणी नदी का आगे जल है वो खारा हो जाता है। इसकी मुख्य वजह पंचपदरा जो झील है वो खारे पानी की झील है, उसकी निकटता और लवणीय भूमि, ये दोनों कारण है जिसकी वजह से उसका जल आगे खारा हो जाता है। इसी वजह से यह नदी आधी दूरी तक मीठा जल बहाती है और आधे के बाद में खारा जल बहाती है। इसी कारण से इसको खारी मीठी नदी के उपनाम से जाना जाता है। अब कई बार क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है कि पुष्कर की पहाड़ियों में यदि भारी वर्षा होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा में। लेकिन कभी हमने ये विचार किया कि भाई बालोतरा में बाढ़ क्यों आई? बालोतरा से पहले तो बिल्लाड़ा और लूणी जंक्शन जोधपुर के शहर भी इस नदी के तट पर बसे हुए हैं, बालोतरा तो बाद में है, तो वहां आनी चाहिए बाढ़, वहां क्यों आई? इसकी मेन वजह है राजस्थान में दो कस्बे हैं, बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन, ये दोनों कस्बे हैं वो अपने पास बहने वाली नदी के पाट से नीचे बसे हुए हैं। नदी के तल को पाट कहा जाता है, इसका अध्ययन हम पहले कर चुके। तो ये दोनों जो कस्बे हैं वो इनके पास बहने वाली नदी के पाट से नीचे बसे हुए हैं। बालोतरा जो है वो लूणी नदी के पाट से नीचे बसा हुआ है और हनुमानगढ़ जंक्शन है वो घग्गर नदी के पाट से नीचे बसा हुआ है। इसी वजह से पुष्कर की पहाड़ियों में जब ज्यादा बरसात आएगी तो बालोतरा में बाढ़ आएगी, और घग्गर नदी में कहीं बाढ़ आएगी तो वो सबसे पहले हनुमानगढ़ जंक्शन में आएगी, क्योंकि वो ये दोनों कस्बे नदी के पाट से नीचे बसे हुए हैं। लूणी नदी पर बिल्लाड़ा जोधपुर के पास में जसवंत सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जसवंत सागर। इसे पिच्चियाक बांध भी कहते हैं, पिच्चियाक बांध। ये पिच्चियाक गांव के नजदीक होने की वजह से इसको पिच्चियाक बांध भी कह देते हैं। ये बिल्लाड़ा के समीप है जसवंत सागर बांध। ये बांध है वो बड़ा बांध है काफी, और 2000 के आसपास ये टूट भी गया था, उस वजह से ये भी चर्चा में था। तो ये जसवंत सागर बांध इस नदी पर बना हुआ है। लूणी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको हम देखें तो उसमें है जवाई, बांडी, शोकड़ी प्रथम और द्वितीय, शोकड़ी फर्स्ट सेकंड, मीठड़ी, लीलड़ी, चौजरी, ये लूणी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम इनका एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं जवाई नदी। चलो टेक्निकल मिस्टेक। जवाई नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोरिया गांव है। गोरिया गांव पाली जिले में है। वहां से यह नदी है निकलती है, 3 जिलों में बहती है। कौन कौन से जिले हैं? पाली, जालौर व बाड़मेर, इन 3 जिलों में बहती है। ये क्लियर होना चाहिए, हम अपने फंडामेंटल क्लियर होंगे तब भी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आगे फिर हम भ्रमित होंगे। इसलिए हर चीज जो हम पढ़े उनको क्लियर करते जाएं। मैं गारंटी देता हूं आपको, आपका राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है इतना मजबूत कर दूंगा, उसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति भी मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हमें क्लियर होनी चाहिए, भ्रांति में नहीं रहनी चाहिए। कौन सी नदी उद्गम कहाँ है, किस जिलों में बहती है? तो ये पाली, जालौर और बाड़मेर, इन 3 जिलों में ये बहती है।
बाड़मेर में ये लूणी नदी में मिल जाती। जवाई जो नदी है वह पाली और सिरोही इन दो जिलों की सीमा बनाती है। कौन से जिलों की सीमा बनाती है? पाली व सिरोही की सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों जिलों की ये सीमा बनाती है। जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली और शिवगंज सिरोही, इस पर दो कस्बे कौन कौन से बसे हैं? सुमेरपुर पाली इसी नदी पर बसा हुआ है सुमेरपुर, और शिवगंज सिरोही जिले का है। शिवगंज सिरोही जिले का कस्बा है, वो भी इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। क्लियर? सुमेरपुर के निकट जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है, सुमेरपुर के निकट है। इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। अमृत सरोवर कहते हैं। ये जवाई बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखिएगा, जवाई नदी को मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं जवाई नदी को? मारवाड़ की गंगा। पहले मारवाड़ क्षेत्र में यही जल उपलब्ध कराती थी। आजकल तो इंदिरा गांधी नहर की जो केनाल है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में और इस जगह पर पानी है वो उपलब्ध करवा रही है। लेकिन प्राचीन काल में मारवाड़ में जो जल का बांध जल का जो स्रोत था वो ये नदी थी, तो इसलिए इसे मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे जवाई बांध की। मारवाड़ का इसे अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध से जोधपुर और पाली, जोधपुर व पाली को पेयजल की आपूर्ति होती है। पेयजल, पहले जोधपुर शहर को भी जवाई बांध से पेयजल की आपूर्ति होती थी, लेकिन राजीव गांधी जो केनाल है वो आने के बाद जोधपुर शहर को जवाई बांध से पानी अभी अवेलेबल नहीं हो रहा, तो न उसकी जरूरत है, क्योंकि राजीव गांधी केनाल आ गई। काइलाना जो झील है उससे जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। लेकिन रोहट है, सोजत सिटी है, पाली, ये जो कस्बे हैं, इनके बॉर्डर लगते हुए जो जोधपुर जिले के जो गांव है उनमें जवाई बांध से पानी है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जोधपुर और पाली में पेयजल, और पाली और जालोर और पाली में, जालोर व पाली में ये सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाता है। सिंचाई हेतु इससे जल उपलब्ध करवाया जा रहा है जवाई बांध से। जवाई बांध में पानी की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करने के लिए लगातार पानी इसमें बना रहे, इसके लिए सही परियोजना शुरू की गई। सही परियोजना, सही परियोजना। इस परियोजना के द्वारा उदयपुर जिले में जो सही नदी है उसका जल एक सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में डाला जा रहा है, ताकि पानी की उपलब्धता है वो लगातार बनी रहे। जवाई की हम सहायक नदियों की बात करें तो ये खारी नदी, जिसे सोकड़ी सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। जब नाम आ ही गया खारी नदी का तो सबसे पहले इसी का अध्ययन कर लेते हैं। खारी नदी, खारी नदी, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो शेरगांव है, सिरोही में। शेरगांव सिरोही जिले में। क्लियर? ये नदी दो जिलों में बहती है, सिरोही से शुरू होती है, सिरोही व जालोर में बहती है, दो जिलों में। जालोर और सिरोही में ये नदी बहती है। जालोर में ये नदी है वो जवाई नदी में मिल जाती है, और यहाँ ये नदी सोकड़ी सेकंड के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? यहाँ जवाई नदी में मिलती है तो सोकड़ी सेकंड कहलाती है।
अब अगली नदी है वो है शोकड़ी। प्रथम, सेकंड तो आएगी, प्रथम देख लेते हैं। शोकड़ी प्रथम, शोकड़ी प्रथम। शोकड़ी जो प्रथम नदी है वो देसूरी, देसूरी पाली यहां से निकलती है। ये देसूरी पाली इसका उद्गम स्थल है। और ये शोकड़ी जो प्रथम है ये 3 जिलों में बहती है। वो जिले कौन से? पाली, जालोर व बाड़मेर। बाड़मेर, इन 3 जिलों में ये बहती है। बाड़मेर में शोकड़ी प्रथम लूणी नदी में मिल जाती है। शोकड़ी प्रथम पर, शोकड़ी जो प्रथम है इस पे जालोर कस्बा बसा हुआ है। जालोर, जालोर जो शहर है वो शोकड़ी प्रथम पर ही बसा हुआ है। शोकड़ी नदी प्रथम उसमें बसा हुआ है। और जालोर का जो प्रसिद्ध दुर्ग है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, ये शोकड़ी नदी के तट पर ही बना हुआ है। क्लियर? जालोर के बांकली गांव है, बांकली गांव, बांकली गांव जालोर में शोकड़ी प्रथम पे बांकली बांध बना हुआ है। बांकली बांध जालोर में ये इस नदी पे बना हुआ है। अगली नदी महत्वपूर्ण जो है वो है बांडी नदी। बांडी नदी, बांडी नदी का जो उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियां हैं पाली में। पाली में अरावली की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। और पाली और जोधपुर 2 ही जिलों में बहती है। पाली व जोधपुर, इन 2 जिलों में ये नदी बहती है। जोधपुर से वापस ये पाली में घुस जाती है और लखार, लखार एक गांव है वहां पर ये लूणी नदी में मिल जाती है। पाली जो कस्बा है वो इसी नदी पर बसा हुआ है। पाली शहर बांडी नदी के तट पर बसा हुआ है। पाली शहर की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे जो निकलने वाला अपशिष्ट जो केमिकल है उसका भारी मात्रा में प्रवाह है वो बांडी नदी में किया जा रहा है। इस वजह से ये राजस्थान की सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वो है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है ये, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में पाली की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनका केमिकल अपशिष्ट बहाया जा रहा है। और इस केमिकल अपशिष्ट की वजह से यह सर्वाधिक प्रदूषित नदी है राजस्थान की। और इस केमिकल अपशिष्ट के कारण ही इसे, इस प्रदूषण के कारण ही इसे केमिकल रिवर भी कहते हैं। क्या? केमिकल रिवर भी कहते हैं। इसका ध्यान रखिए, पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है ये। बांडी नदी पर पाली जिले में हेमावास बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ है। ये इस बांडी नदी पर ही पाली जिले में बना हुआ है। अगली जो नदी है वो हम लेते हैं वो है मीठड़ी। मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी है वो अरावली की पहाड़ियां पाली से निकलती है और ये लूणी नदी में मिल जाती है। अगली जो नदी है वो है लीलड़ी। कौन सी है? लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी जवाजा अजमेर से निकलती है। जवाजा, जवाजा अजमेर, यहां से ये नदी निकलती है और पाली जिले में आके ये भी लूणी नदी में मिल जाती है। अगली नदी है वो है जोजरी। जोजरी, जोजरी नदी का जो उद्गम है वो पडलू, पेडलू या पोडलू भी बोलते हैं इसे। पोडलू गांव है ये नागौर जिले का, नागौर जिले का गांव है पडलू या पोडलू। वहां से ये नदी निकलती है और ये 2 जिलों में बहती है, नागौर व जोधपुर। नागौर व जोधपुर जिले में ये नदी बहती है। और जोधपुर में ये जो नदी है वो
लूणी नदी में मिल जाती है। ये जोजरी नदी लूणी नदी की एकमात्र जो नदी है जो उसके दाहिनी ओर से मिलती है, इधर से मिलती है दाहिनी ओर से जोजरी नदी। ये लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो लूणी नदी में दाहिनी ओर से मिलती है। अन्य सभी नदियां ऐसे इधर बाईं ओर से मिलती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी पुट हुआ है पहले। तो इस तरह से ये था अरब सागरीय अपवाह तंत्र जिसमें लूणी और उसकी सहायक नदियों का हमने अध्ययन किया। अगले चैप्टर में हम जो शेष बाई नदी बची हुई है लूणी अपवाह तंत्र का, जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का जो भाग है उसका हम अध्ययन करेंगे। एक मिनट।